नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। दुनिया में जिस भी नागरिक समाज में उसके निर्माताओं के व्यक्तित्व, उस उनके निर्माताओं के चरित्र पर सवाल शुरू होते हैं, वो समाज बहुत तीव्र गति से पतन की ओर जा रहा होता है। अक्सर मैं प्राथमिक लक्षणों की बात करता हूं बीमारी के, तो उस समाज की बीमारी के प्राथमिक लक्षणों में ये है। मार्च 2001 याद कीजिए, जब अफगानिस्तान में बामियान में बुद्ध की मूर्तियों को तोप लगा करके उड़ा दिया गया, गिरा दिया गया। पूरी दुनिया में कोहराम मचा, लगा बारबेरियन समाज अफगानिस्तान के रास्ते पूरी दुनिया पर छाने को बेकरार है। उसका उन्माद पूरी दुनिया को तबाही की तरफ ले जाए, लेकिन अफगानिस्तान की सरहदों तक ही वो सीमित हो गया विध्वंस। वैचारिक तौर पर उसका असर पूरी दुनिया में हुआ। अभी हाल ही में, बामियान दूर है, नहीं याद आएगा, भारत में बहुत कोलाहल भरा माहौल पैदा हो गया था। शेख मुजीब की प्रतिमा गिरा दी गई थी बांग्लादेश में, और उस वक्त हमारे देश में गोदी मीडिया की छाती पर जो सांप लौटे, ऐसा लगा कि रुदाली स्टूडियो में बिठा दिए गए हैं, किराए पे रुदालियों की भर्ती हुई है। वो रोना पीटना। आज जिस खबर की चर्चा हम करने आए हैं, आधुनिक भारत के निर्माता, मैं तो बड़े गर्व से इस बात को कह सकता हूं, और थोड़ा बहुत अगर किताबों के भीतर झांका होगा किसी ने, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और संघियों की पढ़ाई वाला नहीं, वास्तव में इतिहास की किताबों में जिसने भी झांका होगा, उससे भी गर्व होगा आधुनिक भारत के उस निर्माता पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू की मूर्ति भारत के भीतर गिरा दी गई है और चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। चारों तरफ चहुओर सन्नाटा। किसी एंकर को, किसी एंकरानी को कोई फर्क नहीं है, गोदी मीडिया को कोई फर्क नहीं है। वो तो हा 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 करने वाले एंकर के महिमा मंडन में लगे हुए हैं, उसी में विश्व गुरु तलाश रहे हैं। और ये भारत एक खोज लिखना आसान था नेहरू के लिए, लेकिन जिस व्यक्ति के भीतर ये विश्वगुरु तलाश रहे हैं, सहस्त्राब्दियां लग जाएंगी, उसके भीतर विश्वगुरु नहीं मिलेगा। ये मैं लिखित देने तैयार, नहीं मिलेगा। अब नेहरू पर बात है, नेहरू को कंप्रोमाइज्ड भी बताया जा रहा है। कल से वो कंप्रोमाइज्ड भी, चोरी का कंप्रोमाइज्ड शब्द, चोरी का सिद्धांत, सब कुछ चोरी के महापुरुष इनके, चोरी की आइडियोलॉजी इनकी, आइडियाज भी, आइडियोलॉजी तो इनका ओरिजिनल है, नफरती आइडियाज चोरी के इनके, सब चोरी का होता है। तो कंप्रोमाइज्ड भी चुराया कांग्रेस से, और लगे गाने कंप्रोमाइज्ड नेहरू, कंप्रोमाइज्ड इंदिरा। आज जिस विषय पर देश में चर्चा कोई नहीं कर रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे, और तीखी चर्चा करेंगे। इस चर्चा में मेरे साथ बहुत खास मेहमान न्यूज लॉन्चर पर पहली बार वो आ रहे हैं। जोड़िए जरा बबेले साहब को। पीयूष बबेले साहब राइटर हैं, स्वागत है बबेले साहब, स्वागत है आपका जी। थैंक यू। खासकर इस विषय पर और भी प्रासंगिक हो जाता है बबेले साहब को बिठाना, क्योंकि नेहरू मिथक और सत्य, ये किताब बबेले साहब ने लिखी। पंडित नेहरू पर जिस दौर में उनकी छवि को धूमिल करके ही, मतलब लकीर मिटाने में ही जब एक खेमा लगा हुआ है सत्ताधारी, उस दौर में एक व्यक्ति जिसने पंडित जी को ढंग से पढ़ा समझा है, वो बैठे हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, चर्चा सार्थक होगी। और दर्शकों से निवेदन है, वो नरेंद्र टाइप मजा लेने के लिए तमाम दर्शक, हम तो दर्शकों पर भी कई बार ऐसी टिप्पणी करते हैं, हमसे नाराज होते हैं, लेकिन उनकी नाराजगी की कीमत पे बोलता हूं मैं। कई बार वो नरेंद्र मजा आ रहा है टाइप के डिबेट्स को ज्यादा लाइक करते हैं कि सरकार पलट गई, 48 सांसद वहां, विधायक वहां। ऐसा कुछ भी इस कार्यक्रम में नहीं है, गंभीर चर्चा है वो। और इसमें सबसे बड़ी गंभीरता है, क्या भारत, जिस भारत को प्रोग्रेसिव बनाने का सपना पंडित नेहरू ने देखा था, वो नवजात भारत, आधी रात में जो सपना देखा था, उस सपने को खत्म करने वाला एक सिस्टम भी नहीं है तो सिस्टम है, मोदी जी का सिस्टम। ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम को आज समझना है और खोलना है। तो गंभीरता है, समझिएगा। आप इस देश के, इस भारत के, आधुनिक भारत के निर्माता
हमारे आइकॉन, आज उसकी प्रतिमा ढहाई गई है। क्या हम भी बारबेरियन समाज की तरफ बढ़ चले हैं या बन चुके हैं? हो सकता है मैं ना समझ पाया हूं, तो बबेल साहब बताएंगे। मैं आपको 2-3 खबरें दिखा दूं ताकि आपको तसल्ली हो जाए। ये असम में कछार जिले में, जहां पे 5 रुपए मियाँ मांगे तो 4 रुपए किराए दो, बंदूक के निशाने पर ले लो वाला मुख्यमंत्री है। मुकदमा करवाने में बहुत फास्ट रहते हैं सब। कमजोर कायर लोग जल्दी मुकदमा और जो है सो प्रताड़ित करने पर यकीन रखते हैं। तो उसी प्रदेश में कछार जिले में हुआ है। 10 फीट की प्रतिमा थी। जरा हेडलाइंस दिखा दीजिए, एक लाइन से दिखा दीजिए, बस खाली एक झलक लोगों के लिए चाहिए। वहीं पर गिराया गया। देखिए हिंदुस्तान टाइम्स नेक्स्ट, अगला चलिए। ये कई जगह पे खबरें लगी हैं कमोबेश। ये देखिए लाइक मुजीबुर रहमान, शेख मुजीब की प्रतिमा गिराई गई थी। तेलंगाना टुडे, वहां भी लगी है खबर। विजुअल दिखा दीजिए जरा, विजुअल दिखा दीजिए। ये देखिए, खबर इसमें यह है कि जब ये विजुअल सामने आए तो अफसरों ने कहा कि ये जो है मतलब दुर्घटना बस ये मूर्ति गिर गई है, इसको किसी ने गिराया नहीं है। बाद में सीसीटीवी फुटेज में ये नजर आया कि बाकायदे ये देखिए बुलडोजर से ये बुलडोज किया गया है। ये बुलडोज किया गया है। अधिकारियों ने कहा था कि अपने आप गिर गई है मूर्ति, की हो सकता है उसकी जो है नींव कमजोर हो गई हो, पुरानी मूर्ति तो गिर गई हो। लेकिन झूठ देख बुलडोज की गई है। ये अपने आप गिरता, मूर्ति गिर जाती, हम चर्चा नहीं करते। ये बुलडोज किया गया है। आज इस देश में और दुनिया में अगर भारत में कहा जाए स्टेट्समैन तो एक ही हुआ है आज तक, पंडित नेहरू। मैं भी मतलब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि और क्यों नहीं, लेकिन स्टेट्समैन नेहरू। अगर नेहरू की प्रतिमा को बुलडोज किया जा रहा है तो आप भारत का भविष्य अपने आप देख सकते हैं। बबेले साहब, आपने नेहरू जी पर बहुत काम किया है, पढ़ा लिखा समझा है। कंप्रोमाइज्ड नेहरू हो गए पहले, और उसके बाद बुलडोज नेहरू हो गए। पहले कंप्रोमाइज्ड हुए, कल परसों कंप्रोमाइज्ड हुए थे और आज बुलडोज हो गए। तो हम खत्म मान लें, इसका मतलब प्रोग्रेसिव इंडिया का सपना खत्म मान लें? ये कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को गोली मारी। ये वही लोग हैं जो उस समय महात्मा गांधी के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू को, मौलाना आजाद को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी गोली मारना चाहते थे। लेकिन कुछ किस्मत की बात थी और कुछ समय भारत का शायद सौभाग्य रहा हो तो उस समय नेहरू जी की हत्या नहीं कर सके। और भारत की जनता ये जान गई कि जो लोग ये राष्ट्रवादी अपने आप को कहते हैं, जो हिंदू राष्ट्र राष्ट्र चिल्लाते हैं, ये एक तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं। और उस समय आप देखें कि भारत की जनता ने इन्हें गांधी के हत्यारे के तौर पर माना और समाज की निगाह से भी नीचे गिरे और राजनीतिक रूप से भी इनका वजूद खत्म हुआ। लेकिन समय का फेर है, 100 साल इनके हुए हैं अभी, तो ये आके नेहरू जी को बुलडोज करना चाहते हैं। और ये कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी नेहरू जी की भी, महात्मा गांधी की भी और डॉक्टर अंबेडकर की भी मूर्तियों को हम देखते रहे हैं कि कोई कभी डॉक्टर अंबेडकर की उंगली तोड़ देता है, कोई गांधी जी का चश्मा फोड़ देता है। नेहरू जी की मूर्ति इलाहाबाद में भी एक बार एक जगह से कहीं शिफ्ट की गई थी। तो ये इनकी, लेकिन बाकायदा बुलडोजर लेके आना और उससे फिर मूर्ति को गिरा देना, ये साफ बताता है कि ये कोई असामाजिक तत्व जिसे कहते हैं, फ्रिंज एलिमेंट कहते हैं, उसका भर काम नहीं है। ये एक पूरा माहौल, भाई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने एक तरह से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें नेहरू जी का रोना शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग संसद के हर सत्र में, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, नेहरू जी का रोना अवश्य रोते हैं। गृह मंत्री अमित शाह की स्थिति भी यही है और बाकी लघुए भगुए तो कितने हैं, उनकी हम अलग से चर्चा नहीं करते। अब आप कहें कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, तो एक बात देखिएगा, याद करिएगा कि जब महात्मा गांधी की हत्या की गई और 30 जनवरी 1948 को, उसके बाद 4 फरवरी 1948 को आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। और उस प्रतिबंध जो उस समय के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स था,
माने राज्य मंत्रालय था, जिसके कि मुखिया सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसमें लिखा, मैंने अभी इंडियन एक्सप्रेस उस दिन का पढ़ रहा था मैं आर्काइव से निकाल के, कि आरएसएस और हिंदू महासभा ने जो हालात पैदा किए हैं गांधी की हत्या के लिए, वही जिम्मेदार है। तो ये जो माहौल बनाते हैं, लोगों के दिमाग में जो जहर उड़ेलते हैं, और उसमें और विस्तार से है कि इन संगठनों ने बहुत से कामों के पीछे इनका हाथ है। आज ये कहते हैं कि हमारा हाथ नहीं है, लेकिन उस पहले लेटर में जो इन पर प्रतिबंध लगाते समय कहा गया था कि इनके वो सारी परिस्थितियां सब उत्पन्न की हैं जिससे ये हत्या हुई। और यही बात खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी पत्र में लिख के श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बताई थी कि आरएसएस और हिंदू महासभा, और विशेषकर आरएसएस ने देश में जो हालात पैदा किए हैं उससे महात्मा गांधी की हत्या हुई है। अब मैं इस बात को जोड़ता हूं आज के घटनाक्रम से। जो देश में हालात नेहरू जी के खिलाफ विश्वमन स्वयं सर्वोच्च पद से प्रधानमंत्री कर रहे हैं, गृह मंत्री कर रहे हैं, शीर्ष पार्टी का अध्यक्ष कर रहा है, और शशिकांत जो दुबे टाइप के लोग कर रहे हैं, और लोग कर रहे हैं, तो उससे लोगों के दिमाग में वो जहर जाता है, उन्हें लगता है कि ये काम हमें करना चाहिए। तो जिस तरह गांधी जी की हत्या के लिए उस समय सरदार पटेल ने कहा था कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे संगठन दोषी हैं, वैसे ही मैं नहीं जानता किसने गिराई, कैसे गिराई, उसकी भी जांच होगी, और जांच भी क्या होगी जब गिराने वाले खुद ही तख्त पर बैठे हैं। लेकिन इन्होंने जो जहर देश में फैलाया है उसके कारण ये मूर्ति गिरी है, और ये देश के लिए बहुत खतरनाक चीज है, हमारी पीढ़ी के लिए। राष्ट्र निर्माता को ही ध्वंस किया जाएगा तो राष्ट्र निर्माण होगा कैसे? जी आशीष जी। पीयूष भाई, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने जो कही ना। एक तो मैं शुरू में जब ये खबर देखा, पहले जब मुझे खबर पता चली तो मुझे भी लगा कि जो जैसे आपने कहा, कहीं हाथ, कहीं चश्मा, कहीं उंगली, कहीं अंगूठा, वो अराजक तत्व होते हैं। वो आते हैं, चोरी से हथौड़ी मारे भाग गए, वो गिलास मारे, थाली मारे, कुछ पटके भाग गए। यहाँ बकायदे अगर बुलडोजर आ रहा है और बुलडोज किया जा रहा है, और उसमें भी आप कहते नहीं अज्ञात है जी, हमें कुछ नहीं पता, तो आपको सत्तम नहीं रहना चाहिए। आपके सड़क पर, चौराहों पर बुलडोजर से लोग आकर के और आपके देश के निर्माता को ध्वस्त कर दे, गिरा दे, बुलडोज कर दे, और आपको पता ना हो, तो आप फिर सत्ता में रहने के अधिकारी नहीं हो। लेकिन मात्र एक मूर्ति की बात नहीं है। वक्त जो अभी आपने कहा ना, ये बड़ा खतरनाक है। अभी मुश्किल से 5-6 दिन पहले राजस्थान के एक युवक ने और भाजपा के कार्यकर्ता ने राहुल गांधी को धमकी दी थी घर में घुस के गोली मारने की। भाजपा का कार्यकर्ता, ओम बिरला का परम प्रिय, दुलारा, लाडला, करेजक टुकड़ा। हम तो ये कहते और इसलिए कहते हैं क्योंकि यह बातें सिद्ध होती है फोटोग्राफ से। जो व्यक्ति खाने टेबल पे हो, जो व्यक्ति दफ्तर में हो, हर जगह हो, कलेजे का टुकड़ा ही होगा। वो कलेजे का टुकड़ा गोली मारने की बात करता है। आज नेहरू को बुलडोज किया जाता है। क्या 48 से भी जो ये वक्त आ रहा है, अभी जो आ रहा है, क्या आ चुका है, ये उससे भी ज्यादा गंभीर, भयावह नहीं है? क्या राहुल गांधी की जान, बहुत सारे लोगों ने उस दिन हल्के में लिया था पीयूष भाई, बहुत लोगों ने हल्के में लिया कि अरे बोल दिया, वीडियो बना दिया होगा ऐसे ही। लेकिन मैं उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, ये गंभीर विषय है। वो मैं नहीं राहुल गांधी और महात्मा गांधी की तुलना कर सकता हूं, कभी नहीं करूंगा, लेकिन वो गांधी जिस परिस्थिति में, वो गांधी और आज का जो राहुल गांधी जिस परिस्थिति में, राहुल भी आज के दौर में वही काम करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं जो बापू ने किया था। तुलना नहीं हो सकती, लेकिन बापू ने किया था। क्या राहुल, ये तो मूर्तियां अभी मुझे लगता है ट्रायल हैं, क्या असली टारगेट राहुल गांधी हैं? आशीष जी, राहुल गांधी तो बिल्कुल खुला टारगेट इनका है। ये बुलडोजर या गोली तो एक अलग चीज है, लेकिन राजनीति में आप देखें तो एक भाषण देने के लिए उनका मुकदमा अचानक से चलता है, लोअर कोर्ट से फैसला आता है, खटाक से हाई कोर्ट का फैसला आता है, और हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी नहीं हो पाती है, और तुरंत लोकसभा अध्यक्ष उनकी सदस्यता छीन लेते हैं, और सदस्यता लेने के साथ ही उनका बंगला भी तुरंत 4 दिन के अंदर छीन लिया जाता है। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट बाद में रिस्टोर करता है। कितना भय राहुल गांधी से है। दूसरी बात, ये बहुत साफ साफ देखते हैं, अभी जो राहुल जी ने पहले तो पार्लियामेंट में कहने की कोशिश की, जो नरवणे साहब की किताब के बारे में और एपस्टाइन फाइल के बारे में और भारत अमेरिका ट्रेड डील के बारे में,
वहां इतने नियम लाए गए। संसद के नियम इसके लिए होते हैं कि लोग कैसे बात कर सके, संसद में कैसे बेहतर से बेहतर चर्चा हो सके, इसके लिए संसद के लोकसभा के नियम बनाए गए। लेकिन वहां नियमों का इस्तेमाल इसके लिए किया गया कि नेता प्रतिपक्ष बोल ना सके, जबकि ये सामान्य परंपरा है कम से कम हिंदुस्तान की भी, और हमने जहां जहां से डेमोक्रेसी से हमने लिए हैं कि नेता प्रतिपक्ष कभी भी किसी भी समय पर बोल सकता है। इस हिंदुस्तान की ये परंपरा है और संसद की परंपरा, उस परंपरा को तोड़ते हुए ऐसे नियम बताए गए कि ये नहीं बोल सकते हैं। और फिर उनके भय के मारे कि कहीं कोई टोक ना दे तो प्रधानमंत्री भी लोकसभा से भाग गए। ये देखने की स्थिति है। दूसरा आप देखें कि चुनाव अन्य अन्य राज्यों में होते हैं और क्षेत्रीय दल भी कई हैं और बड़े, उनकी भी काफी सीटें हैं। मान लीजिए ममता बनर्जी की काफी सीटें हैं, अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी की सीटें हैं, और तमिलनाडु से स्टालिन साहब की भी सीटें हैं, अन्य लोग भी हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर रात दिन कौन व्यक्ति है जो नरेंद्र मोदी एंड कंपनी से आमने सामने का मुकाबला कर रहा है? पिछले 25 साल में कौन ऐसा नेता है, मैं इंदिरा गांधी की बात कह रहा हूं, कौन ऐसा नेता है जिसने आरएसएस से आमने सामने का मुकाबला करने की बात कही? देश में ऐसा कौन सा नेता है जो आरएसएस, सावरकर, हिंदू महासभा के बारे में खुलकर बोलता है, उन्हें गांधी जी का हत्यारा बताता है, और कोर्ट में जब मुकदमे पर मुकदमे होते हैं तो कहता है कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं, मैं मुकाबला करूंगा? कौन सा नेता है जो इतनी खुली आवाज में ये कह के गया कि मोदी जी कंप्रोमाइज्ड हैं, मोदी जी बचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बचेंगे नहीं, उनके जो है भांडा फूट चुका है? तो और पूरी भाजपा रात दिन इतना मोदी जी का गुणगान नहीं करती है जितनी राहुल गांधी की आलोचना करती है। तो ये अलग बात है कि कभी आप ईवीएम में खेल करके, कभी एसआईआर की टेक्निक लगा के, कभी राजभवनों के दफ्तर के तार वार बंद करके सरकारें लूट ले जाते हैं। लेकिन इन्हें भी पता है कि हमारी इस तानाशाही के सामने चट्टान की तरह, सुमेरु पर्वत की तरह एक शख्स खड़ा हुआ है, वो राहुल गांधी है। इसीलिए इन्होंने सबसे पहला काम किया था कि उनकी एसपीजी सुरक्षा हटाई थी। खुद जाते हैं पंजाब और थोड़ा सा फ्लाईओवर पर 4 किसान काला झंडा दिखा देते हैं तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से कह देना कि मैं चला गया बच के। जो हमेशा छुपे छुपे घूमते हैं। कश्मीर में जाते हैं तो खाली सन्नाटे में हाथ घुमा के सिर्फ कैमरा, और ये आप अकेले जाते हैं। और एक राहुल गांधी है जो 4000 किलोमीटर यात्रा करते हैं हिंदुस्तान की, और एक एक आदमी से गले मिलते हैं, उससे बात करते हैं, उसके सुख दुख को पूछते हैं। तो ऐसी बातें कहने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इस देश ने महात्मा गांधी की हत्या देखी है, इस देश ने इंदिरा गांधी की हत्या देखी है, इस देश ने राजीव गांधी को शहीद होते हुए देखा है, और राजीव जी की भी सुरक्षा कम कर दी गई थी उस सरकार में, आप याद करें तो। हाँ। और ये तो षड्यंत्रकारी लोग हैं, इनका कोई धर्म ईमान नहीं है, तो उनकी सुरक्षा की चिंता तो सब कांग्रेसियों को, देशवासियों को करनी चाहिए। और जो मानसिकता ये बनाते जा रहे हैं कि एक आदमी बुलडोजर लेके बाकायदा नेहरू जी की मूर्ति गिराने जाता है, उसे भी पता हो गिराने वाले को कि ये वीडियो आगे पीछे आ जाएंगे, लेकिन अब तो क्या है, बुरा करना ही भला हो गया है, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बना दी है कि गलत काम करने में लोग गर्व अनुभव करने लगे। चोरी हमेशा से होती थी, बुराइयां हमेशा से थी, लेकिन चोरी करना सत्कर्म माना जाने लगे, बुरा काम करना अच्छा माना जाने लगे। ये इस निजाम की, इस सरकार की खास उपलब्धि है। ये 100 साल जो शतक पूरा हुआ है इनका, उसमें इन्होंने देश का अवमूल्यन यहां तक लेकर आया है। तो जो आप राहुल जी के बारे में कह रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें सजग रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि पाप का महिमा मंडन ये पहली बार हो रहा है। ये पापियों का अमृतकाल, पाप का महिमा मंडन हो रहा है। लेकिन अभी फिर वही बात मैं जहां पर था, अब देखिए, गोली मारने वाला, पुलिस ने उसको हिरासत में लिया, गिरफ्तारी बाद में दिखाई, और मुकदमे में धारा है कि शरारतपूर्ण कृत्य है, वो शरारतपूर्ण कृत्य है। ठीक है, मैं तो उसी से तुलना करता हूं। मैं फिर अभी चलता हूं नेहरू जी पे, आपसे जरूर मुझे नेहरू जी के बारे में थोड़ा सा चाहता हूं, क्योंकि दर्शक, इस देश में अवेयरनेस सबसे जरूरी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सबसे खतरनाक है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोदी मीडिया, ये बंद हो जाए, आपको मैं बता रहा हूं 24 घंटा नरेंद्र मोदी का जो सिस्टम है ना, वो 24 घंटे में ध्वस्त हो जाएगा। 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स।
मैं क्षेत्र में जाता हूँ, तमाम ग्रामीण इलाकों में लोगों से बातचीत करता हूँ, सब पता है, सब केवल वही कहते हैं टीवी पे हम देखे थे कि मोदी जी डंका बजा दिया, टीवी पे देखे थे। ये जो गोली मारने की धमकी दे रहा था और टी शर्ट पहन के पीएम इज कंप्रोमाइज्ड, कुछ कांग्रेस के नौजवानों ने प्रोटेस्ट किया। वो तो गांधी जी भी कपड़ा उतार के अंग्रेजों को भगाए थे। अब उनके चक्कर में उदय भानु, जो प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस, उदय भानु की गिरफ्तारी हो गई, रिमांड पर लिया जा रहा है, हिमाचल से उठाया जा रहा है। क्या ये, मैं तो कांग्रेस के लोगों से भी कहता हूँ, कांग्रेस के लोग क्यों इतना एग्रेसिव होकर के नहीं आते? राहुल अकेला में, एक बात बताए, बहुत कड़वी बात है, राहुल को जब अकेले लड़ते हम देखते हैं तो बड़ी कई बार निराशा होती है। इस देश में मैं चाहता था कि 150 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और लोग इतने तुलना कर दें कि भाई ये जो लड़का राजस्थान में गोली मारने कह रहा है, अगर उदय भानु को गिरफ्तार किए हो तो ओम बिरला और जो है नितिन नवीन, ये दो की गिरफ्तारी तो बनती है। नितिन नवीन का कार्यकर्ता है, वो अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष को गिरफ्तार, अगर षड्यंत्र में अध्यक्ष, तो वहां तो गोली मारने की बात थी। नितिन नवीन को भी बिठा करके पूछो जरा कि भाई कहाँ पे कौन सा कारतूस कहाँ से आता, क्या है, आप बताओ, कैसे कार्यकर्ता कहाँ था? ओम बिरला, जिसकी फोटो पे फोटो, वीडियो पे वीडियो, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सब में ओम बिरला के साथ है, ओम बिरला से पूछा जाना चाहिए था। कांग्रेस के लोगों में क्यों ये, यहां पर क्यों राहुल को क्यों अकेला छोड़ दिए हैं? मुझे इस बात पर भी हो सकता है सवाल असहज करने वाला हो, लेकिन मुझे ये बार बार खटकता है। आशीष भाई, कल ही अगर आपने दृश्य देखा हो तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम हिमाचल प्रदेश गई थी और पुलिस के करीब 10-20 लोग थे जो दिल्ली से गए थे। वहां हिमाचल प्रदेश ने उन्हें अरेस्ट किया, डिटेन किया, उन्हें कोर्ट में पेश किया। तो बात सामने से हो रही है। राहुल जी पे जो बातें कही थी उस दिन पूरे प्रदेश में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में किया था। लेकिन अभी हो क्या रहा, कुछ चीजों पर बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है। जब हम एक डेमोक्रेसी के अंदर होते हैं और उसमें विरोध होता है तो उसका एक स्वरूप अलग आता है, उसे मीडिया कवरेज देता है, उसे जनता एक गंभीरता से लेती है और अदालतें भी मानती हैं कि ये सब होना चाहिए। अब मैं पूछूं आपसे, कुछ दिन पहले जब निशाना लगाया असम के मुख्यमंत्री ने 2 मुसलमानों को बनाते हुए वीडियो आया और उसके पहले एक उनका बयान आता है कि मियाँ लोगों को क्या करना है, ऐसा कुछ आपत्तिजनक बयान उसका आया। वो बात देश की सबसे बड़ी अदालत में जब कही गई तो अदालत ने उसका स्वतः संज्ञान लेने से या उस पर किसी तरह की याचिका होने से मना कर दिया कि छोटी बात है। क्या पहले ऐसा होता था? तो संसद में बात ना होने दी जाए, अदालत में सुनवाई ना होने दी जाए, मीडिया में बात प्रकाशित नहीं होने दी जाए और कोई शांतिपूर्ण बात कहे तो उस पर बिल्कुल आतंकवादियों की तरह मुकदमे लगा दिए जाएं, ये हम लोकतंत्र में नहीं है। इसकी घोषणा कोई नहीं करेगा कि लोकतंत्र बहुत कमजोर स्थिति में पहुंच चुका है। अभी 3-4 दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई थी जिसमें हमें जो लोकतंत्र की 4 श्रेणियां होती हैं, हम तीसरे पे पहुंच गए जो पाकिस्तान के रेंज में है, कि जहां रिग्ड इलेक्शन के साथ डेमोक्रेसी है। कोई रिग्ड इलेक्शन के साथ डेमोक्रेसी होती है? आप देखिए कि जो लोग स्वयं जो पीड़ित है उस पर मुकदमा होता है और जो अत्याचार करने वाला होता है वो आराम से घूमता है। आप याद करिए कि दिल्ली के दंगों के पहले के समय में मुझे अभी मैं पुराना फेसबुक मेमोरी में आ रहा था, तो दिल्ली के दंगे के अगले दिन जो टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर चली थी कि पुलिस वाज नो फेयर, 2020 की बात कर रहा हूं, और इंडियन एक्सप्रेस ने कहा था कर्टेसी टू दिल्ली पुलिस। लेकिन ये जो पहली रूलिंग देने वाला हाई कोर्ट का जज था, अगले दिन उसका ट्रांसफर चंडीगढ़ कर दिया गया था और उसके बाद से जो बनता गया, कुछ खबरें भी आई उसमें कि ऐसा आया कि एक भाई के ऊपर अपने भाई की हत्या का आरोप लग गया है, जो समुदाय का आदमी मरा है उसी के व्यक्ति पे कहा कि तुमने इसे मारा है। लेकिन होते करते अदालत तक कहां तक पहुंची कि जो 4-5 लड़के उसमें अरेस्ट हुए हैं जिन पे कोई चार्जशीट आज तक फाइल नहीं हुई है 6 साल में, उनसे कह दिया गया कि आप अगले साल तक जमानत के लिए अप्लाई भी मत करो। मैंने 7 साल तक आप जेल के अंदर बंद रहोगे, आप पे कोई चार्जशीट फाइल नहीं होगी। क्या ये डेमोक्रेसी है? इसलिए अब हमें उस महात्मा गांधी के मानस में जाना पड़ेगा कि जब सरकार जो कि लोकतंत्र के रक्षक के लिए बनी है, अदालतें जो संविधान की व्याख्या के लिए बनी है, जो कार्यपालिका है जो लोकतंत्र को एग्जीक्यूट कराने के लिए बनी है, जब लोक रक्षक ही भक्षक बन जाए तो लड़ाई कैसे होती है? राहुल गांधी वो लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लड़ाई हम सबको, आप जैसे लोग लड़ रहे हैं।
बहुत से लोग लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई ये है कि अब इसकी तुलना पुराने जमाने से नहीं हो सकती, इसकी जब तुलना इंदिरा गांधी की इमरजेंसी से नहीं हो सकती। तो यही उस लड़ाई बात। में हम्म, जी नहीं, यही जो आप कह रहे हैं ना, यही मैं कहना चाहता था यहीं पर चर्चा में, क्योंकि आपके साथ बैठे तो हम बेसिकली हम लोग जी वो गोदी मीडिया से डिबेट नहीं करते, हम लोग संवाद करते हैं कि उस संवाद से जी कुछ सार्थक निकले, दर्शक जी तक जाए। मैं यही बताना चाहता था, ये वो दौर नहीं है, ये वो दौर है जब आपको वाकई गांधी बनना पड़ेगा, गांधी को अपनाना पड़ेगा। इस देश की सुप्रीम अदालत, आप जस्टिस मुरलीधर की अभी चर्चा की, दिल्ली हाई कोर्ट में थे जस्टिस मुरलीधर, उनको रातों रात उन्होंने जब चाबुक चलाया, इनका शिकंजा कसा इन पे, दिल्ली पुलिस पर और भाजपा के नेताओं पर, तो जस्टिस मुरलीधर का तबादला कर दिया गया। आज वो फिर वकालत कर रहे हैं जस्टिस मुरलीधर। वो सुप्रीम कोर्ट के जज होते, लेकिन तबादला करके उनकी जूनियरिटी सीनियरिटी का जो खेल होता है, जो अतुल श्रीधरन के साथ हुआ है, वो खेल जस्टिस मुरलीधर के साथ हुआ। आज के दौर में यहां पर मैं चाहता हूं कि अब इस देश के सिविल सोसाइटी के लोग या जो भी पॉलिटिशियन है, वो भी सुप्रीम कोर्ट पर जैसे कुछ भी बोलना है तो हिचकते हैं, कहते नहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट में मामला है। हम क्यों, जब उस बंदूकची सीएम के मामले को सूर्यकांत कहते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं सुनेंगे, यहाँ के 10 के करीब इस देश के बौद्धिक लोग जाते हैं, प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा जैसे लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि आप गाइडलाइन बनाइए संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के हेट स्पीच पर। वो कहते हैं कि इसमें सब भाजपा के लोग हैं, ये सूची एक तरफा है, आप दूसरे लाओ। अब जबरन हम सुक्खू से हेट स्पीच दिलवा के उनका नाम डाल दें, कैसे डाल देंगे? इस पर मुखर होना पड़ेगा, मुझे इससे फर्क नहीं है। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि इस देश में सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन से उसको पावर मिलता है, और कॉन्स्टिट्यूशन को 143 करोड़ भारतवासियों से ताकत मिलती है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत 143 करोड़ भारतवासी हैं, और उस कॉन्स्टिट्यूशन से जो जाती है ना पाइपलाइन, वो जाती है ताकत की पाइपलाइन सुप्रीम कोर्ट में या विधायिका में या कार्यपालिका में। हम मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट इन पर नहीं बोलेंगे, ये कुछ कर इन पे बोलेंगे कंटेम्प्ट हो जाएगा। अरे यही कंटेम्प्ट सोचा होता उधम सिंह ने, भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने, तो आज हम ऐसे थोड़ा डिबेट कर रहे होते। ये सवाल क्यों नहीं आप बहुत मतलब जो प्रासंगिक जगह है वहीं पे लाए चर्चा को। मैं चाहता था नेहरू जी पे बात हो, लेकिन ये जरूरी है, क्यों नहीं हम मुखर होकर सवाल उठाएं? इस देश में आप इस पे आप सुनवाई करोगे कि इसमें सारे भाजपा के लोगों का नाम है? अगर मर्डर में 4 भाजपाइयों का नाम है, क्या कहोगे? आप 2 कांग्रेसी डालो तब हम सुनवाई करेंगे क्या? भाई क्या बात है? आशीष जी, हम लोग पहुंच तो वहीं गए हैं जहां गांधी के आगमन के समय पहुंचे थे, लेकिन अभी हम उसका एहसास नहीं कर पा रहे हैं। गांधी ने जो सबसे बड़ी चीज की थी, उन्होंने कहा था कि जेल जाना, जेल को उन्होंने कहा मंदिर है, जेल जाना एक गौरव की बात है। ये पहला जो अब आज लोग जेल भरो आंदोलन और सब हजारों लोग जो जेल गए, तो उन्होंने पहले समाज के मूल्य को बदल दिया था। पहले होता था कि अदालत में जाना और वहां झूठी गवाही देना या सच्ची गवाही देना, वकील खड़े करना और ये बताना कि नहीं हम जेल नहीं जाएंगे, जेल न जाने की कोशिश करना ही बड़ी होशियारी मानी जाती थी। गांधी ने कहा कि जब ये कानून बेईमान है, सरकार बेईमान है, जज बेईमान है, और हम देश के लिए लड़ रहे हैं और देश के लिए लड़ना गुनाह है, तो जहां सही काम करना गुनाह है तो हम सही काम करेंगे, और तुम उसे गुनाह मानते हो तो हमें जेल भेज दो। इसका कुछ कुछ ताकत राहुल गांधी दे रहे हैं, जो वो बार बार कहते हैं कि मुझे जेल भेज दो, जो करना हो कर दो, मुझे पद से हटा दो, मुझे लोकसभा से हटा दो, लेकिन मैं सच बोलूंगा। लेकिन उन बातों को लोगों तक पहुंचने में बहुत थोड़ा समय लगता है। दूसरा, उस जमाने में अंग्रेज थे, उनकी चमड़ी गोरी थी, लोग पहचान जाते थे कि ये गोरी चमड़ी है। आज हम भी गेहुआ रंग के हैं और वो भी गेहुआ रंग के हैं, तो लोगों को। तीसरी बात मैं कहूंगा कि अंग्रेजों का शासन बहुत खराब था, अत्याचार था, बट रूल ऑफ लॉ था वहां पे। वो किसी को बंद करते थे, किसी को अंदर डालते थे तो खराब कानून बनाते थे, कानून ही खराब होता था और उस कानून का पालन जज करता था। आज कानून तो अच्छे हैं, लेकिन उनका पालन कराने वाली पुलिस अलग तरह से चल रही है, उन पे व्याख्या करने वाले जज अलग तरीके से चल रहे हैं। तो ये बहुत, और ये बताना चाहते हैं कि हम माइनॉरिटी पे अत्याचार कर रहे हैं ताकि ध्रुवीकरण हो और हिंदू हमारे साथ हैं। तो जुल्म को न्याय के तौर पे पेश किया जा रहा है। इन सब चीजों पे अभी कहानी शुरू हुई है, और
लड़ाई चल रही, जनता का मन राहुल जी ने बहुत हद तक बदल दिया है। जो चुनाव जीते जा रहे हैं वो बेईमानी से जीते जा रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों में हमारे आपके जैसे, मान लीजिए आज आपने पूछा और मैं यहां बोल रहा हूं कि बहुत संभव है कि आपके YouTube चैनल को बंद कर दिया जाए, आपकी आवाज को दबा दिया जाए। ये तो रोज जो आखिरी बचे खुचे हुए जो हमारी ये जो कुछ टापू बचे हैं जहां से हम अभिव्यक्ति की आजादी कर पा रहे हैं, जिससे हम स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर सवाल कर पा रहे हैं, उन्हें गिराने की और कोशिश होगी। तो एक समय वो धीरे धीरे आ रहा है। जैसे मैं तो थोड़ा सा हाई स्कूल में जब पढ़ते थे वो टाइट्रेशन होता था केमिस्ट्री के, उसमें नीला लिटमस लाल कैसे होगा। तो बूंदें गिरती रहती हैं लेकिन वो लाल नहीं होता। लेकिन आखिरी में जो आखिरी बूंद गिरती है उसके बाद उसका पूरा रंग नीला लिटमस लाल हो जाता है। उसे हम कहें कि पाप का घड़ा एक समय आके भर जाता है, एक समय आके लोगों को दिखने लगता है। अब लोगों को दिखने लगा है, लेकिन ये समय आर्थिक रूप से भी दूसरा है। मिडिल क्लास है, वो होम लोन की किस्त चुका रहा है, बच्चों को पढ़ाना है तो उसकी किस्त लिए बैठा है, उसका लोन उसके ऊपर चल रहा है। सारे मीडिया इंडस्ट्री में जो भी कहीं भी कोई नौकरी करता है, वहां की सोशल मीडिया गाइडलाइन आ जाती है कि आपको कुछ बोलना नहीं। अगर एक सेना अध्यक्ष की किताब राहुल गांधी लेके आते हैं तो सरकार ऐसा इरादा करती है कि हम ये नियम बना दें कि रिटायरमेंट के 20 साल बाद तक आपको कुछ नहीं लिखना है। ब्यूरोक्रेट्स के लिए पहले ही बना चुके हैं। तो अभी चूड़ियां कसती जा रही हैं और जनता उसको देख रही है। लेकिन चीजें सामने आती हैं और धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। भाई आप देखें तो मणिपुर में ये कुछ नहीं कर सके, वहां क्या से क्या होता रहा। हमने इसी देश में देखा किसान 3 साल बैठे और इन्हीं साहब को ये कहना पड़ा कि मैं समझा नहीं पाया। हमने गुर्जर आंदोलन देखा, हमने पटेल आंदोलन देखा, हमने मराठा आंदोलन देखा, हमने देखा कि शाहीन बाग में महिलाएं आके इनके खिलाफ बैठी। तो जब लोग बुलंदी से आते हैं, अभी कुछ समय से थोड़ा ब्रेक चल रहा है, लेकिन एक एक करके सब चीजें सामने आई हैं। और अगर ये नहीं माने और लोकतंत्र का और संविधान का सम्मान नहीं किया, तो जो अभी पटेल अलग आते थे, मराठा अलग आते थे, गुर्जर अलग आते थे, महिलाएं अलग आती थी, सीए एनआरसी वाले दूसरी तरफ से आते थे, किसान अलग बैठते थे, अब वो सब भारत की जनता के रूप में बैठेंगे और जनता के रूप में सामने आएंगे। और जो इनके क्रियाकलाप, कृत्य, जो फाइलें, बहुत इनने फिल्में बनाई, कश्मीर फाइल, केरला फाइल, अब असली फाइल आने वाली है। और वो फाइल के वृत्तचित्र भी, क्रियाकलाप भी देश देखने वाला है। वो ट्रंप कह रहा है ना कि मैं आपका पॉलिटिकल कैरियर खत्म नहीं करना चाहता, इसका मतलब उसके पास कुछ ऐसा है जिससे वो आपका कैरियर खत्म कर सकता है। तो चीजें अपनी उस दिशा में जा रही हैं, आप सबके प्रयास एक सही दिशा में जा रहे हैं। और ये नेहरू जी की मूर्ति गिराना है, उसी फ्रस्ट्रेशन की अभिव्यक्ति है, उसी कुंठा की, उसी लाचारी की, उसी बेबसी की, कि अब मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं तो मैं मूर्तियां गिराता हूं। उन चीजों पर जनता जा रही है और देश जाग रहा है। ऐसा नहीं है कि वो तुरंत दिख जाए, लेकिन दिखे कैसे? क्योंकि मीडिया उन्होंने बंद कर रखा है, इसलिए वो आदमी व्यक्त नहीं हो पा रहा है। एग्जैक्टली, ये लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। बहुत सारे मेरे मन की बातें आपने, इसलिए मैं बहुत सारी जो मैं बातें चाहता हूं मैं बोलना, बहुत सारा आज हो गया कि हम लोगों ने 30-70 कर लिया। आप 70 बोल दिए, मैं 30 मेरे पे, आपने 70 बोल दिया। ये असली दिक्कत है, जो चमड़ी रंग है ना, ये वहां पर शत्रु दिखता था कि नहीं यार ये हमारा नहीं है, यहाँ पर तो दिखता है ये हमारा है। कहता है परिवारजनों, ये कहता है परिवारजनों, और काम कैसा है? इनके तो फाइल नहीं, इन पे फाइल तो फिल्म की बनती है, इन पे सीरीज बनेगी, फाइल्स 1 2 3 4, और कई सीजन आएंगे। 12 सीजन तो कम से कम आज की तारीख में, 12 साल 12 सीजन, 12 साल 12 सीजन। लेकिन एक समस्या है, मैं बार बार कहता हूं, चूड़ी आप कह रहे कसती जा रही, कसती कसते कसते चूड़ी फेल हो जाएगी, पक्का है, चूड़ी फेल होगी पक्का है, एक लिमिट तक ही कसाएगी। लेकिन उससे पहले खतरा होता है यही, दिया बुझता हुआ दिया भभकता है, और भभकता हुआ दिया आग लगा देता है। उसके बाद फिर से रिकंस्ट्रक्शन शुरू करना पड़ता है। इस भारत के पास रिकंस्ट्रक्शन की आज की तारीख में नहीं है क्षमता, इसलिए उसको रोकना पड़ेगा, जलने से ही, आग लगने से रोकना पड़ेगा। यही कोशिश करना है आपको, हमें। और उसके लिए नेहरू जी को इस देश को समझना जरूरी है। नेहरू जी पर कुछ नहीं, आप एक ही प्रसंग, क्योंकि दिन भर बहुत सारे प्रसंग वो डिग्री दुबे वगैरह बताते रहते हैं, उनके प्रसंग मैं बताता रहता हूँ देश को। कौन सा केस करोगे, जाओ कर लो, हम तो तैयार हैं। यही तो देश को भय निकालना है, जेल का भय। हाँ, वो जेल, बहुत सारी बातें पीयूष भाई ने कह दी जो मैं कहना चाहता हूँ, रिपुटेशन की कीमत पे कह रहा हूँ, क्षमा मांगते हो दोस्तों।
उस दौर में कानून रोलेट एक्ट लाया गया, कानून ही लाते थे टेढ़ा मेढ़ा और उसके तहत डालते थे। गांधी जी को रिमांड पर कभी नहीं लिया था, उनको बिठा देते थे जेल में। आज कहते हैं रिमांड पर ले लो, रिमांड पर लेने के बाद क्या होता है? तो वो भय निकालना पड़ेगा। ठीक है चलो रिमांड पर ले लो, जान ही चली जाएगी। हम तो फिर कहते हैं, हम तो ऐसा थोड़ा है कि हमको माँ गंगा ने बुलाया और महादेव के भक्त, हम लोग वाकई हैं, हमें पता है जितना लिख दिया उतना कोई कम नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कम कर पाएगा। नेहरू जी को समझना बहुत जरूरी है। नेहरू जी को ही लेके सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है, कंफ्यूजन। अगर नेहरू ना होते तो मैं सोचता हूं कि ये मिलेट्स वगैरह कैसे खा रहे होते मोदी जी, कैसे हजम हो रहा होता, सुपर फूड कैसे हजम होता। जरा कुछ तो भ्रम हटाइए नेहरू जी को लेकर के, बहुत भ्रम है, बहुत भ्रम है। आशीष भाई, नेहरू जी को तो लेके जन्म से लेके और मृत्यु तक भ्रमों का संसार इन्होंने फैला रखा है। और इसीलिए ये मैं आपने जिक्र भी किया, ये है किताब नेहरू मिथक और सत्य। हम तो लेखक भी नहीं थे, पत्रकार ही थे, लेकिन कम से कम 15 एडिशन इस किताब के पिछले 6 साल में आ चुके और संयोग से पहली किताब रही उस समय जो आई। इसमें सब इनके सिस्टमेटिक सवालों के जवाब दिए गए। अब इनकी प्रॉब्लम क्या है कि नेहरू जी ने आरएसएस को जितने बारीकी से समझा और जितने खुले शब्दों में इसके बारे में बोला, उतना अन्य लोग नहीं बोल पाए। और उन्हें इंश्योर किया कि, और ये बताया, जैसे मैं एक कोट करता हूं जो 1948 में उन्होंने एक पत्र लिखा मुख्यमंत्रियों को, उसमें उन्होंने लिखा कि आरएसएस बिल्कुल नाजी और फासिस्टों जैसा संगठन है। इन संगठनों की खासियत क्या होती है कि ये समाज के लोअर मिडिल क्लास के ऐसे तबके को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जो जिनके पास बहुत सारी संभावनाएं नहीं होती जीवन में, जो बहुत बड़े टॉपर्स एकदम शार्प नहीं होते हैं। और उन्हें आकर्षित करने के लिए इनका जो एजेंडा होता है वो सिंपल और नेगेटिव होता है, उसमें दिमाग के इस्तेमाल की कोई बहुत जरूरत नहीं पड़ती। हमने देखा कि जर्मनी में और इटली में ऐसे लोग आए सामने, उन्होंने सब्ज बाग दिखाए, गरीबों से बहुत वादे किए कि हम तुम्हें ताकत देंगे, और बाद में सारी ताकत अपने हाथ में ले ली। तो यही काम आरएसएस हिंदुस्तान में कर रहा है, और मुझे यकीन है कि ये हिंदुस्तान को ऐसे नहीं बदल पाएगा, लेकिन अगर ये कभी ताकत में आ जाते हैं तो ये हिंदुस्तान को बहुत गहरा घाव देके जाएंगे। ये बात नेहरू जी ने 1948 में लिख दी थी। वही घाव ये दिए जा रहे हैं एक के बाद एक। और ये क्यों दे रहे हैं? क्योंकि नेहरू खड़े थे लोकतंत्र के लिए और ये खड़े थे तानाशाही के लिए। नेहरू खड़े थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई माने सर्वधर्म समभाव के लिए। ये एक धर्म विशेष के नाम पे खड़े थे। उस धर्म का भी कोई कल्याण नहीं करना था, लेकिन उसके नाम पे इन्हें राजनीति करनी थी। नेहरू ने कहा कि जात पात खत्म होगी। नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि भारत जो मध्यकाल के बाद से भारत की तरक्की नहीं हो पाई, उसका सबसे बड़ा कारण जाति व्यवस्था है, जातिवाद है, इसे खत्म होना चाहिए। और गोलवलकर ये कहते हैं कि जाति व्यवस्था जैसी चल रही है चलने दो, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो उन महिलाओं को अधिकार देने के मामले में नेहरू सबसे आगे हैं। जब ब्रिटेन और यूएस जैसी जगहों पर भी मताधिकार महिलाओं को नहीं मिल पाया, तब नेहरू ने दे दिया। नेहरू खड़े थे किसान के साथ। 1955 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश में इरिगेशन का इतना नया रकबा पैदा कर दिया था, माने नई सिंचित जमीन इतनी कर दी थी, नई, पुरानी छोड़ दीजिए अंग्रेजों के जमाने की, जितनी अमेरिका में यूएसए में टोटल इरिगेटेड लैंड नहीं थी, उतना सिर्फ 1955 तक नेहरू जी ने कर दिया था। ये किसान को ताकत दे रहे थे। और हिंदू महासभा आरएसएस ये जमींदारों और राजाओं के साथ खड़े हुए थे। तो वो हर मूल्य जो हमें आगे बढ़ाता है उससे इनका बैरभाव है। उनका था कि कुछ अगली जाति के कुछ बने, मनुस्मृति का जो एक मॉडल उस जमाने का था, मनु महाराज ने जब बनाया होगा तब दुनिया अलग होगी, ये उसे लाना चाहते थे। और नेहरू एक आजाद खूबसूरत मुल्क बनाना चाहता था। इनकी आखिरी लड़ाई, जो आखिरी फ्रस्ट्रेशन है कि जिन्ना ने साहब पाकिस्तान बना लिया और मुसलमानों को एक देश मिल गया। तो जिन्ना ने कौन सी बड़ी बात कर ली? मुसलमानों के पास तो पहले से बहुत से देश थे, पूरा वो चले जाइए पश्चिम एशिया मुसलमानों का ही है। अब सवाल ये है, तो इनका कहना जब उसने बना लिया, मुसलमानों का एक राष्ट्र बन गया, तो एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना? मैं दूसरी बात कहता हूं कि जिन्ना ने मुसलमानों को कुएं में धकेल दिया और नेहरू और गांधी ने हिंदुओं को कुएं में धकेलने से बचा लिया, तो गुनाह किया या अच्छा काम किया? एग्जैक्टली। हाँ, इतने मुस्लिम राष्ट्र हैं, उनमें क्या नहीं हो रहा है?
कोई शिया और सुन्नी के नाम पे लड़ता है, कोई कुर्द के नाम पे लड़ता है, वो सब आपस में झगड़ते हैं। और वो पाकिस्तान जो ना, जैसे हिंदू पाकिस्तान नहीं बन पड़ा है, जो आरएसएस की बड़ी पीड़ा है, वो पाकिस्तान ने क्या अर्जित कर लिया, उसकी अर्थव्यवस्था कहाँ है, उसकी सैनिक ताकत कहाँ है, और सबसे बढ़कर वहां डेमोक्रेसी कितनी है। इस हिंदुस्तान में जैसे भी हो, आज मोदी जी को आरएसएस को आडंबर करके, गिमिक करके चुनाव लड़ना पड़ता है, चुनाव जीतना पड़ता है। हम गर्व से कह सकते हैं कि हिंदुस्तान ऐसा बनाया पंडित नेहरू ने, जहां कभी सैनिक तानाशाही नहीं आई, जहां सेना के बूटों को नीचे नहीं कुचला गया। और 75 साल में पाकिस्तान में तो 60 साल तो सेना की तानाशाही है। आज वहां वो इमरान खान, जो कभी उनका रोल मॉडल हुआ था 1992 में, जिसने वर्ल्ड कप जिताया था, कभी उसके मरने की खबर आ जाती है, कभी उसकी नजरबंदी की खबर आ जाती है। तो इमरान खान कोई, हमसे उनकी ना दोस्ती ना दुश्मनी, वो पाकिस्तान का जाने, लेकिन इमरान खान इस बात का प्रतीक है कि पाकिस्तान की जेल में लोकतंत्र कैद है। और नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना सब चीजों के बाद इस बात का है कि नेहरू ने एक लोकतंत्र दिया था, और तुम जो कहते हो कि हम वंचित समुदाय से आए, आज आगे पहुंच गए, लेकिन तुम अब उस नेहरू की परंपरा को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तुम उनको बार बार, मुझे याद आता है प्रसंग, राम मनोहर लोहिया ने एक बार बयान दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को फांसी पर लटका देना चाहिए। अब बयान दे दिया साहब, यही बात नहीं होगी। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और समाजवादी जो उनका सोशलिस्ट पार्टी था, उसकी एक प्रतिनिधि मैगजीन थी, उसके संपादक जाके नेहरू जी से पूछते हैं कि क्या आपने लोहिया जी का बयान सुना है जिसमें उन्होंने कहा कि नेहरू जी को फांसी पर टांग देना चाहिए? तो बोले हाँ मैंने सुना है। तो वो आगे संपादक जी कहते हैं तो आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? तो नेहरू जी कहते हैं दूसरे विषय है, मुझे इस पर चर्चा नहीं करनी। अब अगर आज राहुल गांधी कह दें कि हमें फला व्यक्ति को फांसी पर टांग देना चाहिए, तो राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस जेल में होगी, और उनके ऊपर वो सारे मुकदमे लग जाएंगे जो कहीं नहीं है। और दिन भर वही भाषण का हिस्सा होगा कि राहुल ऐसा चाहते हैं। हाँ, वो कहे कि हमको बात ही नहीं करनी, बहुत सारे काम है इस पे। और यहाँ पर रोज वही बात। नेहरू सारी चीज दे के गए, और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मैं तो देखता हूं कि ये लड़ाई ही असल में नेहरू और आरएसएस के बीच चल रही है। भाई इन्होंने जब 2014 का चुनाव जीता और 280 प्लस सीटें आई, तो इन्हें लगा अब तो क्या है, इतना बम्पर मेजोरिटी आ गई है, और जैसे चाहेंगे हम अपने मन का, आरएसएस के मन का, सावरकर और गोलवलकर के मन का वो राष्ट्र बना देंगे। लेकिन जब ये पार्लियामेंट में पहुंचे तो इन्होंने देखा, अरे यहाँ तो एक राज्यसभा है, यहाँ बहुमत नहीं। फिर उन्होंने देखा कि ये दोनों हो गया, तो बोले नहीं, पार्लियामेंट की एक सेलेक्ट कमेटी बन जाती है, विशेष कमेटी बन जाती है, वहां बात चली जाती है। फिर इन्होंने देखा कि अच्छा यहां भी अपन सब तोड़ मरोड़ के कर दो तो सुप्रीम कोर्ट टोक देता है। उसके बाद ये आगे गए कि हम कोई कानून बनाना चाहते हैं, लेकिन राज्यों के पास तो अलग से ऑटोनॉमी है, तो राज्य तो अलग से कानून बना सकते हैं। इनके मन में आया कि हम कोई खदान, कोई जंगल उठा के अपने मित्रों को दे दें, तो इन्होंने देखा अरे यहां तो ग्राम पंचायत के प्रधान के पास भी ताकत है, उसकी सहमति के बिना हम नहीं कर सकते हैं। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नेहरू ने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में डाल दिया, ये उससे आज परेशान है। पिछले 12 साल से उससे लड़ते हैं और फिर फंस जाते हैं, फिर फंस जाते हैं। तो नेहरू अभी इन्हें बहुत सताएंगे, और नेहरू के बुतों को ये जितना चाहे गिरा लें, नेहरू के विचारों को नहीं गिरा पाएंगे, क्योंकि जो कहा ही जाता है, मशहूर कहावत है कि वो बंदूक नहीं बनी जो किसी विचार की हत्या कर सके। तो नेहरू गांधी की हत्या करके ये आज इन्हें इतने साल लगे, अब नेहरू पे करके ये और पछताएंगे, ये आप और हम अपनी आंखों से देखेंगे। मुझे तो यकीन है देखेंगे। और मैं तो यह भी सोचता हूं कई बार कि अगर नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस देश में कांग्रेस के ही स्तंभ बन करके वो खड़े रहे, अगर नहीं होते तो आज नेहरू भी इनके आइकॉन होते। ये बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से। 100% नेहरू भी इनके होते, और ये नेहरू भी कहीं पर स्टेचू ऑफ जो है डेमोक्रेसी बनवा रहे होते, स्टेचू ऑफ लिबर्टी टाइप में कुछ बना रहे होते, कुछ न कुछ, और नेहरू के चरणों में भी पड़े होते, कथित रूप से, किसी के नहीं, ये न बाबा साहब के, न पटेल के, एक बात जोड़ के मैं खत्म कर दूं, एक बात जोड़ दूं। आज विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि है, आज ही के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। और गूगल पर सर्च करके देख लीजिए कि उनकी अंतिम संस्कार में दीनदयाल उपाध्याय गए थे क्या, अटल बिहारी वाजपेयी गए थे क्या, लाल कृष्ण आडवाणी गए थे क्या? आरएसएस और जनसंघ दोनों का कोई बड़ा नेता सावरकर के अंतिम संस्कार में नहीं गया था। तो इन्होंने उन्हें छोड़ दिया जो इनके आइडियोलॉग थे, और आज जरूरत पड़ी तो लेने लगे। इनका कोई धर्म ईमान नहीं है, जो आपने बात कही वो बिल्कुल सच है।
नहीं, मैं तो कई बार बता चुका हूँ, सावरकर भी उधार ही है, सावरकर भी ओरिजिनल नहीं, सावरकर भी उधार। सावरकर और हेडगेवार में बने नहीं, नहीं तो ये तो हिंदू महासभा में गए होते, वो अलग संघ बनाना पड़ा, सावरकर से मामला बिगड़ता था। ये सब उधारी पे है, उधार के सिंदूर पर श्रृंगार के जो है घूम रहे हैं। अब दिक्कत ये है हम लोगों के साथ कि हम किस पर श्रृंगार करें, का पे करूं श्रृंगार पिया मोर आन्हर रे, तो वह हाल है, हम किस पे श्रृंगार करें। हमारे जब भाई पिया कहते हैं, पिया जब बोलते हैं तो पति नहीं होता है, जब आप भक्ति में जाएंगे तो पिया का मतलब हमारा मालिक, हमारा अभिभावक, हमारा वो तो कौन होता है भावुक, यही लोग हैं। जब यही देश को नहीं देख रहे हैं, खाली किसी मित्र को देख रहे हैं, तो कापे करूं श्रृंगार पिया मोरे आनंद रे, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन करेंगे। इस देश का श्रृंगार होगा, जैसे देश था वैसे ही रहेगा। धन्यवाद, बड़ा आनंद आया आपके साथ बैठे, बहुत आनंद आया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।